नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। और यूपी मांगे उत्तर में आज बात मथुरा काशी विवाद की, और बात शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी के उस पत्र की भी जिसे उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को भेजा है, और कई मंदिरों का नाम लिखकर यह मांग की है कि मंदिरों का पुराना स्वरूप वापस मिलना चाहिए, यानी कि जो मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई उन जगहों पर वापस मंदिर बनने चाहिए। वो ये जानते हैं कि इस मांग के बीच में एक 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट रोड़ा बनेगा, लिहाजा उन्होंने यह भी मांग की है कि इस एक्ट को ही खत्म कर दिया जाए। दूसरी तरफ मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जो याचिका लगाई गई उस पर सुनवाई होनी थी, लेकिन आज नहीं हो सकी, सुनवाई टल गई है। तो उधर काशी विश्वनाथ में जो विवाद है ज्ञानवापी मस्जिद वाला, उसमें 3 अक्टूबर के एक फैसले का इंतजार है। 3 अक्टूबर को फैसला होगा। आज उस पर बहस हुई वकीलों के बीच में, और यह तय किया गया जज की तरफ से कि 3 अक्टूबर को फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन अब यह सवाल है कि क्या काशी में पुरातात्विक सर्वेक्षण होगा, क्या पुराने अवशेषों पर अध्ययन होगा, उसके आधार पर कुछ चीजें तय होंगी। और एक सवाल यह भी है कि एक साथ इतने मामले आखिर क्यों उठाए जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है, हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अयोध्या में जारी है राम मंदिर का निर्माण। मथुरा में होगा श्री कृष्ण की जन्मभूमि का काम। काशी में कॉरिडोर की खुदाई में मिले सबूत तमाम। सब पूछ रहे हैं यही, चाहे खास हो या आम। अयोध्या झांकी है, क्या काशी मथुरा बाकी है? हिंदुओं के सबसे बड़े आस्था के केंद्रों में से एक बाबा विश्वनाथ के मंदिर के ठीक बगल में मौजूद ज्ञानवापी मस्जिद के पास जब कॉरिडोर निर्माण की खुदाई हुई तो कई पुराने अवशेष निकले। वहां से फिर यह बहस तेज हो गई कि क्या मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। वैसे मंदिर मस्जिद विवाद पहले से ही अदालत में है, जिस पर आज फिर सुनवाई हुई। सुनवाई में दोनों तरफ के वकीलों ने दलीलें रखी और अदालत ने तय किया कि मामले पर 3 अक्टूबर को फैसला सुनाया जाएगा। फैसला इस बात पर होगा कि क्या मामले को वाराणसी की अदालत ही सुनेगी या फिर केस लखनऊ जाएगा, और इस बात पर भी क्या मामले में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को प्रतिवादी बनाया जाए या नहीं। निश्चित किया जाना है जिला जज वाराणसी के द्वारा कि इस वाद की कार्यवाही सिविल न्यायालय में चलेगी या वक्फ ट्रिब्यूनल लखनऊ में चलेगा। अगली नियत तिथि 3 अक्टूबर 2020 की है, जिसमें जनपद न्यायाधीश महोदय इस रिवीजन में जो डिलेड फाइल किया गया है इसको माफ़ कराया जाए या न किया जाए। लोअर कोर्ट में ये मुकदमा चल रहा था। लोअर कोर्ट ने 25 फरवरी 2020 को एक आदेश पारित किया। उस आदेश के विरुद्ध हमने जिला जज साहब किया सिविल रिवीजन दाखिल किया है, और रिवीजन दाखिल करने में थोड़ा विलम्ब हो गया था, तो विलम्ब को क्षमा करने के लिए सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट की प्रार्थना पत्र दिया है। उसी सेक्शन 5 के प्रार्थना पत्र पर आज जिला जज महोदय ने सुनवाई किया है और 3 अक्टूबर 2020 की तारीख ऑर्डर के लिए नियत किया गया है। उधर मथुरा की अदालत में श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ी याचिका पर सुनवाई टल गई है। इस मामले में अब 30 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। याचिका में दावा किया गया है कि भगवान के जन्म स्थान के ऊपर एक ढांचे का निर्माण कर दिया गया। 1964 जो डिक्री है वो नल एंड वाइड है, जिसके द्वारा एक बहुत बड़ा भूभाग यहाँ के उस समय के तत्कालीन संस्थान ने उस समय मुसलमानों को दे दिया था, वो अवैध है। और साथ साथ वो पूरे ज़मीन पर हिंदुओं का अधिकार है, यानी भगवान का अधिकार है, क्योंकि 13.37 एकड़ ज़मीन राजा पटनीमल ने खरीदा था और वो काट सकते हैं। इसको लेकर जो मुकदमा दाखिल किया गया है उस पर माननीय न्यायालय ने 30 तारीख सुनवाई लगाया है कि बात पोषणीय है अथवा नहीं है, या आगे क्या होगा, उस पर 30 तारीख की सुनवाई होगी। वैसे शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने कुछ ऐसा ही पत्र पीएम मोदी को लिखा है। रिजवी ने पत्र में काशी और मथुरा समेत कई ऐतिहासिक मंदिरों का नाम पीएम को भेजा है और मांग की है कि मंदिरों को तोड़कर बनाई गई मस्जिदों की जगह फिर से मंदिर बनाए जाएं।
रिजवी ने द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को भी खत्म करने की मांग की। द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो कांग्रेस की हुकूमत ने मुस्लिम कट्टरपंथी संगठनों को खुश करने के लिए और मुगलों द्वारा भारत के प्राचीन पवित्र मंदिरों को तोड़कर बनाई गई अवैध मस्जिदों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया था, को समाप्त करने की गुजारिश की है। मुगलों द्वारा तोड़े गए प्राचीन सभी मंदिरों को मुगलों के शासन काल से पहले जैसी स्थिति में लाया जाए, इसके लिए कानून बनाए जाने की जरूरत है। तो सवाल यह है कि क्या एक सोची समझी रणनीति के तहत काशी और मथुरा पर काम किया जा रहा है? क्या मथुरा में जन्मभूमि पर याचिका डालना और रिजवी का ये मांग उठाना इत्तेफाक है, या फिर अयोध्या में जन्मभूमि पर जीत के बाद काशी और मथुरा में भी मंदिर के पुराने स्वरूप को लौटाने की पुरानी रणनीति पर काम तेज हो गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या यह इत्तेफाक भर है या एक साथ ये मामले अगर सामने आ रहे हैं तो इसके पीछे कोई और भी है? ये जो कोशिश है ये सिर्फ अदालती एक प्रोसेस है या इसके पीछे कुछ और जोर भी कोई और लगा रहा है? सारे मामले पर चर्चा करने के लिए एक खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ इस वक्त विजय शंकर रस्तोगी हैं, आप एडवोकेट हैं काशी विश्वनाथ मंदिर पक्ष के। मोहम्मद तौफीक खान साहब हैं, आप वकील हैं ज्ञानवापी मस्जिद पक्ष के। विष्णु शंकर जैन साहब हैं, आप वकील हैं श्री कृष्ण विराजमान पक्ष के, जो मथुरा में मामला दायर हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और इसके साथ साथ मौलाना साजिद रशीदी जी, मुस्लिम धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रशीदी साहब आपका भी स्वागत। लेकिन पहले हम स्वागत करते हैं विनय कटियार साहब, आपका बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। और पहला सवाल आपसे ही, आप लोग हमेशा नारा लगाते थे काशी मथुरा बाकी है, तो काशी मथुरा का ये प्लान अब शुरू हो गया है क्या? ये से इसी प्रोसेस का हिस्सा माने? नहीं, कहीं न कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना जी। हमने तो कहा है कि भाई हमको 3 स्थान चाहिए और 3 स्थानों में राम जन्मभूमि की मुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। अब वहाँ मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। लेकिन ये 2 स्थान जो हैं ये हमारे हैं, यानी हिंदू समाज के हैं, ये मिलने चाहिए। मथुरा के अंदर जहाँ श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ वहाँ गुम्बद खड़ा है और उसका थोड़ा हिस्सा थोड़ा हिस्सा कृष्ण जन्मभूमि के पास एक छोटी सी कोठरी है, वहाँ एक दरवाज़ा लगा हुआ है उसको बाद में बंद कर दिया गया, ईंटों से दीवार खड़ी कर दी गई। और इसी प्रकार से काशी के अंदर वही हालत है। नंदी प्रतीक्षा कर रही है कब हमारे शिव भक्त आएंगे, हमारी दुर्दशा को समझेंगे और भगवान हमारे भोलेनाथ जी कब मुक्त होंगे। और इसलिए अब इसमें से कहीं न कहीं दोनों जगह अदालत के अंदर मामला पहुंच रहा है और कहीं न कहीं ये नारा चलेगा ही चलेगा कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है जी। तो अब इस पर कार्रवाई करना पड़ेगी। कोई आंदोलन चलेगा तो आंदोलन से, अगर कोई अदालती मामला सुलझता हुआ दिखाई देता है तो उससे। लेकिन हमको लगता है एक बहुत विराट ये आंदोलन चलाना पड़ेगा और सब संतों को इसमें आपको सम्मिलित लगता है कि करना इस पे पड़ेगा। आंदोलन की जरूरत है? सभी साधु संत महात्मा, जो वकील हैं दोनों लेकिन पक्षों के। मैं अंत में एक बात कहना चाहता हूं जी। नहीं, मेरा प्रश्न ये था क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर पक्ष के जो वकील हैं, कुछ आप बोल रहे थे जी, काशी विश्वनाथ मंदिर पक्ष के जो वकील हैं वो भी, और मथुरा में जन्मभूमि की याचिका जिन्होंने लगाई वकील वो भी,
वो दोनों दावा कर रहे हैं कि हमारे पास पुख्ता प्रमाण हैं और हम प्रमाणों के आधार पर अदालत में चीजें सिद्ध करेंगे। तो अदालत में अगर चीजें सिद्ध हो रही हैं तो क्यों लगता है विनय कटियार जी को कि इस पे आंदोलन चलाना पड़ेगा, सबको साथ लाना पड़ेगा, कुछ बड़ा करना पड़ेगा? ऐसा होता है ना, जब हल चलता है तो उसमें कई प्रकार के साधन लगाने पड़ते हैं, तब खेत जुतता है। चाहे पहले कल्टीवेटर चलता रहा हो और अब चाहे ट्रैक्टर से जुताई होती हो, लेकिन सहारा तो लेना ही पड़ता है। तो हम तो चाहेंगे कि अदालत के माध्यम से इस समस्या का समाधान हो जाए, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं मुसलमान बंधुओं से भी अपील करना चाहता हूँ कि मथुरा के अंदर कोई बड़ा विवाद नहीं है, वो छोड़ सकते हैं, वो गुम्बद छोड़ दें, बाकी हमको कुछ लेना देना नहीं। वहाँ भगवान कृष्ण हमारे विराजमान हो जाए तो ये सबसे अच्छी बात होगी। वसीम रिजवी तो और सद्भावना भी उससे आगे हैं। कटियार साहब, वसीम रिजवी कह रहे हैं कि उसी जो प्रकार से वर्षे पे नहीं, इसी 1991 वो खत्म हो जाए। और आपने 2 स्थान गिनाए अयोध्या के बाद, काशी और मथुरा। वो अपनी लिस्ट में करीब 9 मंदिर गिना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इनको तोड़कर मस्जिदें बनाई गई और इनका पुराना स्वरूप वापस आना चाहिए। प्रधानमंत्री को उन्होंने चिट्ठी लिख दी। देखिए नहीं, उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि केवल चिट्ठी से काम अकेले नहीं चलेगा। लेकिन उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है, अच्छा काम हुआ है, चिट्ठी लिखते जानी चाहिए। लेकिन हमको इस पर भी विचार करना पड़ेगा कि भाई स्थान तो देश के अंदर बहुत सारे हैं। दक्षिण भारत चले जाओ, कई मंदिर आपको मिल जाएंगे जिनको तोड़ा गया है, जिनकी चर्चा नहीं होती है। हम वो चर्चा करना भी नहीं चाहते। हम तो केवल इतना ही चाहते हैं कि बिना कोई और स्थान उठाए हुए 3 स्थानों की जो मांग की गई, जिनमें कोई जब झंझट नहीं है। अयोध्या में तो झंझट था जी, काशी और मथुरा में कोई विशेष झंझट नहीं है। अगर उसको खाली कर दें तो एक सद्भावना, भाईचारे का रिश्ता ये बनेगा। मौला अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो फिर आंदोलन चलेगा और भीषण आंदोलन चलेगा। मौलाना साजिद रशीदी जी, क्या कहेंगे आप? हर जगह प्रयास हो रहे हैं, विनय कटियार जी कह रहे हैं आंदोलन के लिए भी तैयार है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं। एक तो 1968 में एक फैसला हुआ था दोनों समुदायों में बैठकर कि भाई जो जहां चीज है वो वहीं रहेगी और इस पर कोई विवाद आगे चलकर नहीं होगा, नंबर 1। दूसरी बात, आप मुझे बताइए, कोई भी अक्लमंद आदमी इस बात को नहीं कह सकता कि जब चीन हमारे सर पर बैठा हुआ है, हमारी ज़मीन हड़प रहा है और हम मंदिर मस्जिद के मामले में पड़े। हमें सबसे पहले देश बचाना चाहिए। आज देश किन इस परिस्थितियों से गुजर रहा है। देश में कारोबार नहीं है, लोग भूखों मर रहे हैं, किसान सड़कों पर हैं और इन लोगों को मंदिर मस्जिद की पड़ी है। आप मुझे बताइए, देश बचेगा तो ही मंदिर मस्जिद बचेगा ना। नहीं तो जब क्या, देश ही चला जाएगा, आप क्या कह रहे हैं? देशवासी ही चले जाएंगे, राइफल लेके तो मंदिर मस्जिद का क्या करेंगे? आप क्या कह रहे हैं? वहां पे तो सेना तैनात है ना हमारी, वो सक्षम है। कौन? नहीं, विनय कटियार को भी जाना चाहिए, विनय कटियार को भी जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? अगर मेरे देश पर आंच आएगी तो क्यों नहीं? मरने के लिए क्या मुसलमान हैं क्या? आजादी में किसने कुर्बानियां दी हैं? 60,000 उलमाए कुरान ने कुर्बानियां दी हैं। विनय कटियार के घर से अगर किसी ने कुर्बानी दी हो तो बताइए। मौलाना साजिद रशीदी, मेरा कहना यह है कि जिस काम के लिए जिसे तैनात किया गया, कहीं आजादी में मरे वो काम करेगा कि पूरा देश। मौलाना लोग नफरत, नहीं, अभी युद्ध घोषित हो गया क्या? नहीं, मौलाना सिद्दीकी बताएं पहले इनके परिवार से किसने दी? विनय कटियार बताएं इनके परिवार से किसने दी? मेरे परिवार में किसने कुर्बानी दी है? मेरे बाप नहीं, हमारे बाप दादा 60,000 उलमाए कराम नहीं, कुछ नहीं दिए, केवल फर्जी काम कर रहे हो। अरे सर, जमीयत उलमा की कुर्बानी याद हाँ, रखिए। हमको मालूम है, लेकिन आपके कुर्बानी याद रखिए। आपका तो एक बच्चा भी नहीं गया आजादी में। आपका तो एक बच्चा भी आजादी में नहीं आप गया। बात करोगे, आप लोग बाकी तो वो हैं, अरे आपको कैसे मालूम नहीं किया? जिनको आपको नहीं मालूम है? माफी नामे कर रहे थे आप लोगों को क्या मालूम? माफी मांग रहे थे अंग्रेजों से बैठकर।
आप कह रहे थे हमें छोड़ दीजिए। अरे हम तो बिल्कुल आपके नहीं, साथ हैं। बिल्कुल हम नहीं कभी माफी आपके मांग रहे खिलाफ थे। नहीं जाएंगे। आप तो वो लोग हैं, आप तो वो लोग हैं बिल्कुल जिन्होंने नहीं। 50 साल देश के झंडे को नहीं माना। नहीं आप तो नहीं वो नहीं, लोग हैं। आप देखिए आप बात इनको करेंगे, देश को तोड़ने इनको की बात रोकिए कीजिए सर। रशीदी साहब, इनको देश को रोकिए, तोड़ने व्यक्तिगत की ये बात आरोप मत जो कीजिए लगा सर। रहे हैं सर ये देश को ठीक तोड़ने बात की नहीं बात कर मत रहे हैं। कीजिए। ठीक है। जो ये देश को एंकर तोड़ेगा साहब विजय आप शंकर जरा रस्तोगी जी। इनको रोकिए, कंट्रोल ठीक है, करिए, मुसलमान में विजय आपस में शंकर लड़ाई रस्तोगी जी, रहने दीजिए। मैंने इनको कटे कंट्रोल करिए। रस्तोगी जी जो सियासत काशी नहीं विश्वनाथ चल रही मंदिर है, पक्ष के तो आप क्या वकील भीषण हैं, आंदोलन की उनकी धमकी तरफ हम देंगे? चलते हैं। विजय शंकर रस्तोगी जी, सियासत में आपकी अभी कोई महत्व जो नहीं। जो आपका पक्ष है, क्योंकि आप तो ये भी कह रहे हैं कि कौन बहुत मानेगा देर के बाद आए निगरानी याचिका के लिए, 200 दिन से ज्यादा लगा दिए उस पे। अब क्या चाह रहा है मुस्लिम पक्ष? अगर कह दिया गया कि काशी में ही सुनवाई होगी, वाराणसी का कोर्ट ही सुनवाई कर सकता है, तो इसमें आपत्ति क्या है? लखनऊ जाएगा तो क्या उन्हें मिल जाएगा? क्या उनकी दलील है? रस्तोगी जी। जी, मेरा प्रश्न यह है कि आप तो देखिए, जी जी हाँ ठीक बोलिए आप। ये जो जी, जी। ज्ञानवापी, हेलो, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। हाँ, देखिए, ज्ञानवापी का जो काशी का मंदिर का विवाद है वह 1991 से शुरू हुआ है। यह नया विवाद नहीं है कि अयोध्या के विवाद के हल हो जाने के बाद काशी का विवाद शुरू हुआ है। काशी का विवाद पुराना है, 1991 से चल रहा है और यह जन प्रतिनिधित्ववाद है। दीवानी प्रक्रिया संहिता में आदेश 1 नियम 8 के तहत ये बात दाखिल किया गया है। देश के सारे हिंदुओं के तरफ से, हिंदू आस्थावान के तरफ से, जिनका विश्वास काशी विश्वनाथ स्वयंभू ज्योतिर्लिंग में है, उन्होंने ये बात दाखिल किया है। और जो इसका विरोध करते हैं, प्रतिनिधि के रूप में प्रतिवादी पक्ष बनाया गया अंजुमन इंतजामिया मसाजिद को और दूसरा पक्षकार बनाया गया यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ को, क्योंकि यही रिप्रेजेंट करते हैं मुसलमानों को और इसीलिए इनको भी रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में सारे मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने के लिए इनको पक्षकार बनाया गया है। इस वाद में जो ऐतिहासिक तथ्य हैं, पौराणिक तथ्य हैं, वह अपने आप में स्वयं सिद्ध हैं कि काशी में ज्ञानवापी परिसर में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर का बहुत विशाल मंदिर कायम रहा है और उस मंदिर को सतयुग में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने बनवाया था और उसके पश्चात इसका रिनोवेशन कि ये जो धार्मिक और पौराणिक आपके ये सबूत हैं, इसके साथ साथ क्या आप लोग ये चाहते हैं कि जो अभी खुदाई हुई कॉरिडोर के लिए बहुत सारे उसमें इस तरह के अवशेष मिले हैं जिसको कहा जा रहा है कि मंदिर से जुड़े अवशेष, क्या इस पर कोई एक प्रोसेस इस तरह का चलना चाहिए जिससे ये तय हो कि वो कौन से अवशेष हैं, क्या है, पूरी जांच होनी चाहिए? आप लोग कैसे ये साबित करेंगे पौराणिक तथ्यों के अलावा, और क्या क्या जो है वो दूसरे पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है? देखिए, सही बात तो ये है, राम जन्मभूमि के मामले में भी इसीलिए लोग कहते थे कि आप पहले सिद्ध करिए पौराणिक कैसा है, बाकी क्या है, ये भ्रमित करने वाली बात है और ये गलत बात है, क्योंकि हमारे अयोध्या में भी बहुत सारे कहाँ की कथा सुना रहे हैं भाई, ये मेरी बातें पूर्ण हो जाएं तो ये बोलें, जी जी, उसका जवाब दे तो अच्छा रहेगा। डिबेट का यही हाँ, ठीक बात, आपकी बात पूरी हो जाए कि यह आपकी बात पूरी हो जाए, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। कानूनी विवाद न्यायालय में जी कानूनी विवाद न्यायालय में दाखिल किया गया है। इसमें सबको स्वतंत्रता है कि अपना अपना पक्ष रखें और हिंदुओं को भी स्वतंत्रता है, मुसलमानों को भी स्वतंत्रता है, अपना पक्ष रख रहे हैं, अपना साक्ष्य रखेंगे। हिंदू पक्ष के तरफ से भी स्वतंत्र हैं, अपना साक्ष्य रखेंगे और निर्णय हिंदू और मुसलमान को नहीं करना है, स्वतंत्र रूप से
इस देश में संवैधानिक रूप से जो न्यायालय बने हुए हैं उनको इस विवाद का निपटारा करना है। तो साक्ष्यों के आधार पर इस विवाद का निपटारा होना है। अब ये जो अभी आपने बताया कि अभी हाल में उसकी खुदाई हुई है और खुदाई में कॉरिडोर बनने के संबंध में जो है वो खुदाई चल रही थी और उसमें मंदिर के अवशेष मिले हैं। इसके पूर्व ही मंदिर पक्ष से हिंदुओं के तरफ से प्रार्थना पत्र दिया गया था कि इसका पुरातत्व विभाग से, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से इसका पुरातात्विक सर्वेक्षण करा लिया जाए, क्योंकि आया है कि इस जो विवादित स्थल है उसको देखने से पूर्णतया नंगी आंखों से दिखाई देता है कि उसके पार्श्व भाग में पश्चिमी तरफ उसी खंडहर मंदिर का अवशेष जो है अभी भी विराजमान है। मैं चलूंगा तौहीद खान दोनों की तरफ में चलूंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हम लौट के वापस आते हैं। चर्चा अभी जारी है। बात स्वागत है आपका और चर्चा इसी बात को लेकर कर रहे हैं कि क्या काशी और मथुरा को लेकर जो माहौल बनाया जा रहा है इस पर भी कोई बड़ी कोशिश, कोई बड़ी ताकत इसके पीछे काम कर रही है क्या? हमारे साथ मोहम्मद तौहीद खान साहब हैं, आप वकील हैं ज्ञानवापी मस्जिद पक्ष के। तौहीद खान साहब, क्या आपत्ति है अगर पुरातात्विक सर्वेक्षण हो या फिर फैसला चाहे वाराणसी की अदालत करे या लखनऊ की अदालत करे, किस बात में समस्या है? समस्या इसमें कोई नहीं है। एक लीगल प्रोसीजर बना हुआ है कि सब अगर एक पब्लिक पॉलिसी के तहत वक्फ एक्ट 1995 बना और उसमें सेक्शन 85 प्रोवाइड किया गया कि साहब अगर मस्जिद है, मदरसा है, कब्रिस्तान है तो उसके लिए वक्फ ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है। एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन वक्फ ट्रिब्यूनल को होगा। सेक्शन 85 वक्फ एक्ट से सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन बार है। एक लॉ बना हुआ है, उस लॉ के मुताबिक हमारा ये कहना है कि साहब जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है, जो जिसको पब्लिक पॉलिसी के तहत बनाया गया है, ये मैटर वहां चले और वहां पर जो डिसीजन होगा एविडेंस वगैरह के बाद वो मान्य होगा। जी नहीं, लेकिन इसमें एक चीज और है। आप कह रहे हैं ट्रिब्यूनल, ये केस जब आपका खारिज हुआ, जब आप जिला जज के पास गए, इसमें आपने बहुत समय लगा दिया। जानबूझकर डिले करना चाहते हैं चीजों को? नहीं, डिले की असल में 25 फरवरी 2020 का ऑर्डर है जुरिडिक्शन के मैटर पर। अब 25 फरवरी के बाद आप जान रहे हैं कि लॉकडाउन लग गया। हमारा कार्यालय लखनऊ है, कोई साधन जाने का नहीं, हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा नहीं सकते थे। चेयरमैन साहब से टेलीफोनिक संबंध से कोई हल निकल नहीं पा रहा था, इसलिए थोड़ा देरी हो गई। और जब फिर उसके बाद डिस्कशन के बाद ये तय हुआ कि साहब एक ऑर्डर हो गया है अगेंस्ट में, तो अंजुमन इंतजामिया ने रिवीजन फाइल किया है, तो एक रिवीजन वक्फ बोर्ड को भी फाइल करना चाहिए। और तुरंत डिस्कशन के बाद नकल के लिए मैंने अप्लाई किया। नकल जैसे ही प्राप्त हुई मैंने सिविल रिवीजन फाइल कर दिया
सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट के साथ, और आज उस पर सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट पर जिला जज महोदय ने सुनवाई भी किया है, ऑर्डर के लिए रख लिया है। 3 अक्टूबर 2020 ऑर्डर के लिए है। ठीक है, अक्टूबर बहुत नजदीक है और बहुत जल्द ये साफ हो जाएगा कि दोनों पक्षों में से किसकी दलीलें बेहतर हैं और क्या जिला जज महोदय इस पर समझते हैं। लेकिन हमारे साथ इस वक्त शोएब जमाई भी जुड़ गए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। जमाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी इस चर्चा में। लेकिन उससे पहले मैं विष्णु शंकर जैन साहब के पास चलना चाहता हूं। वो श्री कृष्ण जन्मभूमि में जो याचिका दायर हुई है, जिसके पक्ष में ये कहा गया है कि 13 एकड़ से ज्यादा जमीन हमारी है और पुराना जो समझौता हुआ था वो गलत तरीके से हुआ, फ्रॉड हुआ, उसको खारिज किया जाए। विष्णु शंकर जैन साहब, ये बार बार आरोप लग रहे हैं कि ये कोई और ताकतें हैं जो आप लोगों से ये काम करवा रही हैं, जो आपके याचिकाकर्ता हैं, जिनके लिए आप वकालत कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या आप लोगों ने ये चीजें अयोध्या के फैसले के बाद आने के बाद सोची समझी? कुछ लोग आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या फिर जो बातें आपने तथ्यात्मक रूप से रखी हैं वो बहुत मजबूत हैं और जो जन्म स्थान है वो विवादित जगह में दबा हुआ है? जी देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हम पे लांछन लगाए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये याचिका हमने कोई पॉलिटिकल मोटिवेटेड याचिका है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड दावा है, तो मैं उसको स्पष्ट कर दूं कि जितने 6 के 6 प्लेंटिफ्स हैं इस सूट में, वो किसी भी तरह से बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के कोई भी पदाधिकारी नहीं है। जहां तक मेरा सवाल है, हरिशंकर जैन साहब का सवाल है, पंकज कुमार वर्मा का सवाल है, जो इस केस में एडवोकेट्स हैं, वो तीनों भी बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के कोई भी पदाधिकारी नहीं है। हाँ, पर यह बात सही है कि अगर हम लोग को भी वोट देना होगा तो हम बीजेपी को ही वोट देंगे, योगी जी और मोदी जी को वोट देंगे, ये वोट की बात है। पर जहां तक इस याचिका को दायर करने की बात है, तो ये बात सिरे से मैं नकारता हूं, गलत कहता हूं कि हमें उनसे कोई भी ऐसी प्रेरणा नहीं मिली है या हमें उनसे कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं मिला है कि हम ये याचिका दायर करें। अब मैं एक वकील हूं, मुझे मेरे क्लाइंट ने अप्रोच किया कि आप ये याचिका दायर करिए। 1 साल, 1.5 साल और उससे ज्यादा समय तक बहुत बड़ी टीम ने इस पर रिसर्च किया है और वो जो फैक्ट्स हैं वो अपने आप में जाहिर करते हैं, मेरा प्लेंट अपने आप में जाहिर करता है। और यहाँ हम सबके सम्मानीय माननीय विनय कटियार साहब भी बैठे हुए हैं, उन्होंने भी ये सूट पढ़ा होगा और पिछले 2-3 दिन में मीडिया में सुना होगा। वो भी अच्छे से जानते हैं कि इस केस की क्या सच्चाई है और उन्होंने बड़े अच्छे रूप से आपको समझाया, बहुत ही विनम्र और बड़े सरल भाषा में, कि कैसे वहां पे मस्जिद में ही जन्म स्थान है और वो जगह उन लोगों ने ऑक्यूपाई कर रखी है। मैं एक बहुत मूलभूत मुद्दा आपके सामने उठाना चाहता हूं कि ये क्यों ऐसा होता है कि जहां पे हमारे इष्ट देव का और सबसे बड़े इष्ट देव का, चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे भगवान शंकर हो, उनका जन्म स्थान होता है, इनको वहीं पे आके मस्जिद बनानी होती है और उसी जगह को विवादित करना होता है। तो सवाल उनसे पूछे जाने चाहिए कि, और ना कि सवाल हमसे पूछे जाने चाहिए। हमने सीए एनआरसी की तरह कोई चक्का जाम नहीं किया है, कोई शाहीन बाग नहीं किया है। हमने अपना लीगल राइट मांगने के लिए कोर्ट में गए हैं और वो लीगल राइट मांगने का हक मुझे मेरा संविधान, इस देश की सीपीसी मुझे देती है। अब सवाल ये पूछता है, यहाँ पे इससे पहले एक इस्लामिक स्कॉलर बैठे थे, एक इस्लामिक स्कॉलर बैठे थे, वो कह रहे थे 68 में समझौता हो गया है। मैं राम जी आपसे कहना चाहता हूं कि जरा उन इस्लामिक स्कॉलर से ये पूछिए कि भैया 1968 का समझौता किसके बीच में हुआ है? 1968 का समझौता सेवा संघ के बीच में और ईदगाह मस्जिद के बीच में हुआ है। जब ये प्रॉपर्टी ट्रस्ट की है तो समझौता सेवा संघ कैसे कर सकता है? और ये समझौता कैसे वैलिड है? ये बात तो वो कर नहीं रहे। इतने दिनों से ओवैसी साहब और जितने इस्लामिक स्कॉलर हैं, मीडिया मिल गई है, सुनवाई की तारीख आपको मिल गई। शोएब जमाई जी, क्या कहेंगे कि कोई अपना लीगल तरीके से पक्ष रख रहा है, कोई लीगली पक्ष रख रहा है, उसको यह बताया जा रहा है कि ये पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस है, आप क्या कहेंगे? सबको अधिकार है ना अपनी बात कहने का। जी बिल्कुल। सबसे पहले एंकर महोदय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं इस्लामिक स्कॉलर ना बोले तो बेहतर होगा, क्योंकि मैं जन अधिकार पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और इस वक्त चुनाव में हूँ और जी इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ। तो मुझे लगता है इसको रेक्टिफाई कर लेना चाहिए। दूसरी बात ये है कि मैं विष्णु जैन जी के साथ कई बार सैकड़ों डिबेट में साथ रहा हूँ। राम मंदिर आंदोलन के दौरान जब आने थे उस वक्त भी रहा हूँ। बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहा था। जो लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूँ कि विनय कटियार जी भारतीय जनता पार्टी के प्रोमिनेंट लीडर हैं, जब उन्होंने इसमें हस्तक्षेप किया और कहा कि यही होना चाहिए और यही सेंटिमेंट है, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे में कूद चुकी है।
और अगर भारतीय जनता पार्टी का इससे कुछ लेना देना नहीं, वो अगर मंदिर की अब बात नहीं करना चाहती है तो एक स्टेटमेंट जारी करके उनको कहना चाहिए था कि ये विष्णु जैन जी का निजी मामला है, या जिसने लिटिगेशन फाइल किया है उनका निजी मामला है, बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं। कोई ऐसी स्टेटमेंट आती नहीं। तीसरी बात ये है कि जब आपको पता है कि जब कपिल सिब्बल साहब मस्जिद के लिए अपीयर हुए थे तो क्या कांग्रेस ने कोई डिस्क्लेमर स्टेटमेंट जारी किया था? ये कैसी बात होती शोएब जमीर साहब? ये कैसी बात होती है? वकील जब कोर्ट में अपीयर होता है तब वो वकील होता है, तब वो कोई पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं होता। मैं लौट के आ जाऊंगा आपके पास जब राम जन्मभूमि के केस में अपना पक्ष रख रहे हैं। ठीक, मैं लौट के आ जाऊंगा, उनकी बात पूरी हो जाए। जी, मैं बस चाहता हूं कि जब लोग अपनी बात करते हैं तो मैं बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करता, उसी इज्जत की मैं भी उम्मीद करता हूं। जी, धन्यवाद। देखिए, तीसरा पॉइंट ये है कि जब 1991 का रिलीजियस प्रोटेक्शन एक्ट ऑलरेडी है पार्लियामेंट में, तो फिर इस सूट को, इस केस को फाइल करने का कोई मतलब बनता नहीं। यानी आपको जानबूझ के, आपको पता है कि जब तक पार्लियामेंट में उस कानून को चेंज नहीं किया जा सकता तब तक कोई भी जज आपके पक्ष में फैसला नहीं सुनाया जा सकता। आखिरी पॉइंट बोल करके खत्म करूंगा। ये प्रॉक्सीज हैं, क्योंकि अभी इस वक्त देश में किसान, जैसे उन्होंने कमेंट किया अभी कि ये चक्का जाम, यानी देश का जो किसान चक्का जाम कर रहा है वो आतंकवादी है, वो देश विरोधी है। आज किसानों का गुस्सा है, छात्रों का गुस्सा है मोदी सरकार के खिलाफ, बेरोजगार युवाओं का गुस्सा है जो मोदी जी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना। उन्होंने कहा कि उन्होंने एनआरसी सीए की तरह कोई चक्का जाम नहीं किया। उन्होंने कहा कि सीए की तरह उन्होंने कोई चक्का जाम नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमने लीगली तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी है। इस तरीके से ये इस पे कटाक्ष कर रहे हैं। क्या आज किसान पंजाब का चक्का जाम नहीं कर रहा है? रेलवे के ट्रैक पर अपना बोरिया बिस्तर बिछा के नहीं सोया है? क्या वो किसान आतंकवादी है या पाकिस्तानी है या चाइनीज है? मोदी सरकार क्या बताना चाहती है उसको मुझे बताएं। इन तमाम मुद्दों से डाइवर्ट करने के लिए ऐसे प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करते हैं। और आज सबसे बड़ी बात कि जो वहां मथुरा के जो स्थानीय जो एक तीर्थ जो ये जो एक संगठन है, उस खुद कहा कि ये बहुत गलत है कोर्ट में जाना। बाहरी लोग यहाँ मथुरा का माहौल खराब करते हैं। साहब, अगर आप ऐसे कुछ लोगों के बयान लेके आएंगे तो वसीम रिजवी ये कह रहे हैं, जो शिया बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं, वो कह रहे हैं कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 खारिज कर दिया जाए। और सिर्फ कह नहीं रहे, प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिख दी उन्होंने। नहीं, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि उसी जिस जगह की यहाँ से आप बातचीत कर रहे हैं, मैं आपको बाकायदा यहाँ से बता देता हूँ क्या नाम है। मथुरा में जो, देखिए, अरे ये बाहरी आदमी क्या होता है भैया? मैं हिंदुस्तान का एक नागरिक हूं, मैं अपने मंदिर के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। क्या ब्रिज का ही कोई आदमी अगर केस फाइल करेगा तो वैलिड होगा? ये कहां का लॉजिक है? हेमा मालिनी जो मथुरा से चुनाव लड़के आई हैं, तो हेमा मालिनी क्या ब्रज की हैं? एक बार शोएब जमाई साहब मुझे बताइए, आप बताइए ना। ब्रज के लोग हर आदमी को एक्सेप्ट करते हैं, हर आदमी को एक्सेप्ट करते हैं। जब ब्रज के लोग हेमा मालिनी को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो ब्रज के लोग ये इस लिटिगेशन को भी एक्सेप्ट करेंगे। ये लिटिगेशन कोई मैंने अपने हित के लिए नहीं की है, ना अपना बायोडेटा बनाने के लिए की है। आप मेरे पे यहाँ पे टीवी पे लांछन लगा रहे हैं कि मैं बीजेपी का प्रॉक्सी हूं। ये कौन सा लॉजिक है भाई? आप यहाँ पे बैठ के कोई भी लांछन लगा सकते हैं। मैं आपको कहूं कि आप कांग्रेस के प्रॉक्सी हैं, आप इस्लाम के प्रॉक्सी हैं, तो ये कौन सी बात होती है? आप अपना तथ्य लॉजिक से रखिए ना। आपने यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की बात कही, मैं उसका जवाब देता हूं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का सेक्शन 4(3) सब क्लॉज बी आपने पढ़ा है। और मैं आपसे राम जी ये कहूंगा कि आप इनसे जरा पूछें, जो यहाँ पे बैठ के इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आपके सामने, और नेता भी हैं, आगे चल के पार्लियामेंट में आएंगे अगर जीत जाएंगे, और अपने बिहार चुनाव में आएंगे, एमएलए बन जाएंगे, मेरी शुभकामनाएं हैं, लेजिस्लेटर बनेंगे, तो इनसे पूछिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 4(3)(b), सेक्शन 4 सब क्लॉज 3(b) आपने पढ़ा है, जिसमें ये लिखा है कि ये एक्ट अप्लाई नहीं करता है उस स्थिति में जहां पे सूट ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में लिखा है, तो ये वो एक्ट को अप्लाई कर रहे हैं जो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। और दूसरी बात, मैं इनसे एक बात कहता हूं दावे के साथ, शोएब जमाई साहब यहाँ पे बैठे और सारे मुस्लिम लीडर्स को एक बात दावे के साथ कहता हूं, आए कोर्ट में हलफनामा दाखिल करे कि ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हिसाब से डिसाइड हो। मैं तो कहता हूं आपका केस है ना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हिसाब से दावा नहीं चल सकता है। आप कोर्ट में आके हलफनामा दायर कर दिए, जितने मुस्लिम समाज के नेता हैं, कि ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हिसाब से डिसाइड हो, उसके बाद आप देखिए। क्योंकि हमारा कहना यह है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस केस में सूट करता है। अरे कम से कम पढ़ के तो कोई बात कहिए साहब, मेरी तो आपसे यह रिक्वेस्ट है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है कि जो स्थिति 15 अगस्त 1947 को है वही स्थिति मेंटेन रहेगी। अब यहाँ पे 15 अगस्त 1947 को मस्जिद थी नहीं। जवाब सुनिए ना भाई, सिर्फ
अब लेक्चर देंगे तो चलेगा क्या? मैं लेक्चर सुनने के लिए यहाँ बैठा हूँ, जनता की समस्याएं सुनो या आपकी लेक्चर सुनो? नहीं बोलिए ना, आप जवाब नहीं लेना। बोलिए। मैं भी आपका लांछन सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं भी आपका लांछन सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ। अगर आप मुझे प्रॉक्सी कहेंगे तो मुझे इसके लिए सख्त आपत्ति है। आप मुझे कैसे यहाँ पे बैठ के लांछन लगा रहे हैं? आप मुद्दे पे बात करिए। मैं तो उसको प्रूव कर रहा हूं सर, मुझे प्रूव करने का मौका दीजिए ना। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा तो आप मेरे को नहीं, आप मुझे बताइए ना, आप मुझे बताइए हम कैसे प्रॉक्सी हैं? महासभा के प्रमुख महेश पाठक जी का कहना है कि बाहरी लोग आकर मथुरा की शांति भंग करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है। महासभा के नहीं, आपने मुझे बोला मैं बीजेपी का प्रॉक्सी हूं। एक मिनट, आपने मुझे बोला मैं बीजेपी का प्रॉक्सी हूं, बताइए, साबित करिए। एक फेसबुक पेज, एक ट्विटर दिखाइए जहां पे मैं बीजेपी का, या जितने 6 के 6 पिटीशनर है, कोई पदाधिकारी हो या कोई प्रवक्ता हो या कोई भी रिस्पॉन्सिबल स्थिति में हो, बताइए कैसे? अभी आपने खुद ही कहा कि मैं बीजेपी समर्थक हूं, उन्हीं को वोट दूंगा। मैं इनसे कहूं जी, आपने कहा ना कि मैं बीजेपी का समर्थक हूं, मैं बीजेपी को वोट दूंगा, तो ठीक है ना। विनय कटियार जी तो बीजेपी के लीडर हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली, तो क्यों नहीं हम इसको कहें कि बीजेपी का मुद्दा है और प्रॉक्सी के तौर पर आपको इस्तेमाल किया जा रहा है? साहब, क्यों देश को जो है गर्ते में धकेल रहे हैं? क्यों देश को आप जो है बर्बाद करना चाहते हैं? बार बार जो है अगर अपने लीगल अधिकार का इस्तेमाल हो जाएगा, निजी अधिकार तो लगेगा वोट देने चला जाएगा देश। मैं शोएब जमाई को वोट नहीं दूंगा, मैं योगी जी और मोदी जी को वोट दूंगा। मेरे को शोएब जमाई मेरे लीडर नहीं पसंद है। आपको सेंटिमेंट क्या है? मेरा व्यक्तिगत अधिकार है, मैं किसको वोट दूं? ठीक है विनय कटियार जी। अरे हिंदू सेंटिमेंट होना अलग चीज होती है, जैन साहब एक सेकंड, हिंदू सेंटिमेंट होना अलग चीज होती है और पदाधिकारी होना अलग चीज होती है। आपने मैं लांछन कैसे लगाया? एक सेकंड जैन साहब रुक जाइए, जमाई साहब थोड़ा सा। कटियार जी बड़ी सीधी सी बात है जी, सीधी सी बात है कि मथुरा हो चाहे ये काशी हो, इसमें बाहरी का मुद्दा उठता नहीं, तीर्थ स्थानों का उठ सकता नहीं। कारण है पूरे देश के, विश्व के हिंदू लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, मत्था टेकते हैं। वो केवल स्थानीय लोग नहीं हैं, सब आते हैं, सबकी श्रद्धा है। इसलिए कोई कह दे कि बाहरी आदमी है, बाहरी है, तो ये बाहरी का कोई मतलब नहीं है। ये लोग जब जाते हैं ईद की नमाज पढ़ने के लिए, तो जहाँ होते वहाँ जा कर के करबला में और उसमें जा कर के नमाज पढ़ते हैं, तो इनको कोई बाहरी कहता है क्या? ये बाहरी कहलाना स्वीकार करेंगे? नहीं कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से ये हमारे तीर्थ स्थान हैं, इनकी मुक्ति के लिए हम पूरा जीवन दान करने के लिए तैयार हैं। ये हमको स्थान मिलने चाहिए। उसके लिए जो लोग इसमें काम करेंगे उनकी सबकी हम तारीफ करेंगे, उनको साधुवाद देते रहेंगे। अब वो हमसे कितना संबंध नहीं है इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि हमारी शुभकामनाएं हैं और हम पूरा काम करेंगे। अब ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी राम जन्मभूमि का आंदोलन जब हमने शुरू किया था तो उस समय मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी नहीं था। ये लोग भूल जा रहे हैं इस चीज़ को। हम बिल्कुल अलग से अपने सब काम शुरू किए थे। तो ये जहाँ तक सवाल उठता है मथुरा और काशी का, तो अगर इस पर नहीं, हमने प्रारंभ में ही निवेदन किया है मुसलमान बंधुओं से कि भाई आप इनको छोड़िए ना, कहाँ झंझट में पड़े हो, आपके पास इतनी जगहें हैं, वहाँ पर आप मस्जिद बना लो, बढ़िया बनाओ। कहाँ किसने रोका है? जब अयोध्या में 5 एकड़ ज़मीन दी जा सकती है मस्जिद के लिए और कोई विरोध नहीं करता है, तो फिर इस पर आपत्ति क्या है? आप बनाइए, आप भी चैन के साथ रहिए, चाहे झुक करके नमाज पढ़िए, अल्लाह को याद करिए, चाहे लेट के करिए, जैसी आपकी श्रद्धा हो वैसा आप करिए। इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? लेकिन केवल इसको लटका करके रखना है, ये काम नहीं चलेगा। अब ये बहुत हो चुका है। अगर ऐसे ही रहेगा तो फिर हम ताजमहल की ओर जाएंगे, फिर हम दिल्ली की ओर जाएंगे। जो जमुना देवी का मंदिर है, जिसको आप जामा मस्जिद कहते हो, ये बहुत सारे स्थान हैं। हम उन किसी को छेड़ना नहीं चाहते, ना उस विषय को कभी लाना चाहता हूं। लेकिन अगर आप विनय कटियार जी आप कह रहे हैं आप छेड़ना नहीं चाहते, करते रहोगे, राम मंदिर का मुद्दा सुलझा, सुनिए हमारे और काशी पे जोर लगाने लगे। नहीं, अब आप जामा मस्जिद पे क्लेम कर रहे हैं, बात तो कह रहे हैं ना कम से कम। नहीं, आप गलत बोल रहे हो। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। हमारे स्टेटमेंट अगर आप पढ़िए तो बहुत पहले से हमारे ये स्टेटमेंट आते रहे हैं।
कोई आज हम नई बात आपके चैनल पर से नहीं बोल रहा हूं, ये हम बहुत पहले बोल रहे हैं। नहीं तो तीन के बाद चौथे पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है अपने मन में कि भाई मथुरा और काशी ये दे दीजिए। आप कह रहे हैं कि तीन की बात आपने की, अयोध्या मथुरा काशी, क्या कह रहे हैं? इसके बाद चौथे की तरफ नहीं जाएंगे, इसकी कोई गारंटी लेंगे आप? अब नहीं, अब कैसे नहीं गारंटी क्या, फिर कोई आंदोलन नहीं चलेगा, किसी प्रकार का आंदोलन नहीं चलेगा। लेकिन हम किसी की गारंटी कैसे ले सकते हैं? हम कोई किसी समाज के ठेकेदार हैं क्या? हम कोई ठेकेदार नहीं है। लेकिन ये मुस्लिम समाज के लोग जो यहाँ बैठे हैं ये भी ठेकेदार नहीं है। जब ये रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, शोएब जी बोलिए। भाषा पर जरा कंट्रोल करना चाहिए। जी देखिए पहली बात तो यह है कि आज तक किसी मुसलमान या किसी लीडर ने आज तक हमने नहीं कहा कि हम किसी मंदिर को क्लेम कर रहे हैं, बल्कि 10,000 मस्जिदें ऑलरेडी कब्जा हो चुकी जो वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी थी, लेकिन कभी भी हमने उसको क्लेम नहीं किया क्योंकि हम देश का माहौल खराब नहीं करना चाहते। आप देखिए ना कि कभी हमने कहा कि हम किसी के मंदिर पर क्लेम कर रहे हैं। दूसरी बात, आप हिंदू सेंटिमेंट की बात करते हैं, क्या हिंदू सेंटिमेंट खाली मंदिर से चलता है? हिंदू सेंटिमेंट ये नहीं है। मैं तो खुद बिहार में सैकड़ों हजारों हिंदुओं से मिल रहा हूं, सब ये कहते हैं कि हिंदू का तलवारों के आगे झुक गए, जिन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, और ये बात कहना गलत है, बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। नहीं आप आए कहाँ? आपका ओरिजिनल कहाँ से धर्म? ओरिजिनल धर्म यही है कि आप भी हिंदू से निकले हो, आप भी हिंदू बने हो। नहीं है ना, आप भी हिंदू से निकले हो। सारी सुविधाएं चाहिए, उसमें हिंदू मुस्लिम का कोई बीच में आता नहीं। गलत है। जैन साहब क्या कह रहे हैं? किस सेंटिमेंट है? आप तो हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं सर, कि हिंदू सिर्फ मंदिर ये कह रहे हैं कि 10,000 मस्जिदों को कैप्चर किया गया है, तो आप कोर्ट में जाके लड़िए ना, और आप कहिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट गलत है। वो तो आपके लिए भी नुकसानदायक है ना, तो उसके लिए आप भी प्रत्यावेदन दीजिए वसीम रिजवी की तरह प्रधानमंत्री जी को। आपको सपोर्ट करना चाहिए, फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हटाया जाए। ये तो आपके लिए भी रोड़ा बन रहा है। और जो 10,000 अगर मस्जिदें आप जैसा बता रहे कैप्चर की गई हैं, एक सूट भी, एक दावा भी नहीं दायर हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? आप आके ऑन एयर कोई भी बात बोल के चले जाएंगे, पूरे समाज पे लांछन लगा जाएंगे। सामुदायिक नहीं है। हम देश को उलझाना नहीं चाहते मंदिर मस्जिद में, हम देश की तरक्की चाहते हैं, शांति चाहते हैं। आपकी तरह देश को उलझाना नहीं चाहते, युवाओं और किसानों को मुद्दे पर दबाना नहीं चाहते। आपको लग रहा है कि ये कह रहे हैं कि 10,000 मस्जिदें कैप्चर हो गई हैं, अगर कोई लेकिन दो पर इस तरह से अड़े हैं, या अयोध्या पर इस तरह से अड़े थे, वो 3 मंजूर नहीं है, 10,000 मंजूर हैं। अरे भाई आप सोचिए ना कि किस तरह का इनका जो दोहरा चरित्र आप देखिए ना। मैं तो पहले ही कहा था कि ये लोग सिर्फ के बुनियाद पर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, हिंदुओं को बेवकूफ बनाने का काम किया। शोएब जमाई साहब, अपनी भाषा को जरा संयम रख के बात करिए। आपकी तरह हम लोग शाहीन बाग का फर्जी क्या कहते हैं प्रवक्ता बन के नहीं टीवी चैनल पे आते हैं। बात करें, भाषा सही से बात करिए। समय आप इतनी इजाजत दे रहे हैं, आपकी तरह हम टीवी चैनल पे झूठ बोल के नहीं आते हैं। मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ आप शामिल हुए इस चर्चा में। तो बात यही है कि सीधे तौर पर, चाहे वो पक्षकार हो बतौर वकील, वो स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं कि हमारे तथ्यात्मक दावे हैं और तथ्यों के आधार पर ही अदालत से फैसला होगा। तो उधर विनय कटियार बीजेपी की तरफ से ये कह रहे हैं कि हम आंदोलन की जरूरत पड़ी तो आंदोलन में भी जाएंगे। ये दोनों स्थानों पर हमारा भी पुराना दावा है और उस पुराने दावे के आधार पर हम अभी भी उस बात पर कायम हैं। यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना है।